एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? अब आपको भी पता है ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है आपके JIB जून 2024 एग्जाम के लिए। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो AFM का पेपर शिफ्ट हो गया था 22 जून को होने वाला है। तो अभी भी अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो ज़्यादा देर मत करिएगा। आपका क्रैश कोर्स 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से। ऑलरेडी वहाँ पे एक वीक की क्लासेस हो चुकी हैं, ज़्यादा क्लासेस तो नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरा लेंथ देखें तो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कहाँ जाए कैसे करें तो 2.0 सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। बट अब बात ये आती है कि हमने जब सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, हमने फुल क्लासेस भी ले ली, हमने रिवीजन बैचेस भी ले लिए, क्रैश कोर्स भी ले लिया, बट जब हम खुद पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक दो वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिससे हमारा पढ़ने का मन ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आता है मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM, जहाँ पे हम जो अपना सब्जेक्ट है ना AFM, इसमें इतने सारे अलग अलग वर्ड्स हैं कि अगर हम उसका मीनिंग नहीं जान पाएंगे तो हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। करेक्ट, हम इसका आंसर कभी दे ही नहीं पाएंगे जब तक हमें यही नहीं पता इसका अल्टीमेट मतलब क्या है, आखिर ये चीज़ क्यों लिखी है। अगर एग्जामिनर ने कहीं वही वर्ड उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो सोचिए, अगर आप बाउंड्री पे हैं और आपसे उसी क्वेश्चन पे उसी वर्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया जिसके कारण आप 0.5 1 मार्क से पीछे रह गए, कितना दुख होगा कि आता हुआ क्वेश्चन सारा चीज समझ आ गया, हम पास भी हो जाते, बट बिकॉज ऑफ वो 1 पॉइंट या एक वर्ड के कारण हमारा पूरा पेपर रह गया। ऐसा ना हो करके आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि रोज शाम 6 बजे एक 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो आता है जहाँ पे अभी तक हमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे अपना AFM तो ये इतना वेराइटी वाला सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको टैक्स पढ़ने पड़ता है, कॉस्ट के बारे में पता करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में पता करते हैं, उसी के बाद जो कंपनीज आखिर इन्वेस्टमेंट्स आगे जाके कैसे करेगी, क्या वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये सब चीज़ों की जो हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे AFM के अंदर। तो जब इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है तो इसको हमें हर एंगल से समझना पड़ेगा कि एक भी अगर ऐसा वर्ड आता है हम कंफ्यूज ना हो और जो हम सोच रहे हैं वो सही आंसर हो। उसीलिए आप लोग के लिए बैच है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। ज़रूर देखिए, आप ये फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए ताकि जब खुद की भलाई हो तो हम दूसरों की भी भलाई करेंगे। करेक्ट, दूसरों की भलाई होगी तो हमारी भलाई तो ऑटोमेटिकली होने वाली है। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है गैप वर्सेस IFRS। ठीक है, जब आप ये गैप वर्सेस IFRS देखेंगे ना तो ये मॉड्यूल A पे आपका फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है, जहाँ पे आपको यही समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है ना तो थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाते हैं चीज़ों को, बट जब आप एकदम ही आपका बैकग्राउंड जीरो है, आपके बेस में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको चाहिए बैकग्राउंड। करेक्ट, और एक फ्रिक्वेंट रिविजन कि क्या होता है वो वर्ड, कैसा होता है वो वर्ड। एक बार में तो किसी को भी स्ट्राइक नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट तब बनता है जब वो 9 नंबर ऑफ टाइम से रिवाइज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी क्वालिटी चाहिए। ठीक है, आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको 100% नहीं जाना है, यहाँ पे आप जितना पढ़ेंगे आप उसको क्वालिटी से पढ़िए ताकि आप इसमें पास हो जाएं। वैसे ही ये टॉपिक है गैप वर्सेस IFRS। यहाँ पे मेन इसका डिफरेंस होता है। हम क्योंकि यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS, तो इसमें आखिर इसका क्या रोल है, आखिर ये जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पे आज हम सब जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस ही हमारा सब कुछ रहेगा। यहाँ पे हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। गैप है एक साइड और एक साइड हमारा IFRS। ये एरियाज है जो अब आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। जो गैप है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यूज कहाँ पे होता है, इन दी US। जो गैप है ये कहाँ यूज होता है, केवल और केवल कहाँ, US में जाके। बट जब आप बात करेंगे ना IFRS की, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो यूज होता है 167 ज्यूरिसडिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। ये अराउंड 167 ज्यूरिसडिक्शन पे यूज करते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ उनका जो भी कहना है। IFRS जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी अकाउंटिंग जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो 167 फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे याद रखिएगा केवल US में किया जाता है। फिर आता है पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क। नो प्रोविजन दैट एक्सप्रेसली रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू कंसिडर द फ्रेमवर्क इन द एब्सेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन फॉर एन इशू। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बट जब आप बात करते हैं IFRS की, यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड टू कंसिडर द फ्रेमवर्क इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन फॉर एन इशू।
यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमारी जो मैनेजमेंट है कंपनी की उससे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा कि कैसा हम लोग फ्रेमवर्क करेंगे अगर वहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए फिर आता है यहाँ पे आखिर जो एसेट है उससे कैसे डिफाइन किया जाता है। अब आपने ये देख लिया होगा अभी तक कि एसेट आप जनरली क्या करते हैं, उसे फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स बताते हैं, है ना। जो फिक्स एसेट्स है उसमें भी टैंजिबल होता है, इंटैंजिबल होता है। करेंट एसेट्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे डेटर्स आ गए, कैश आ गया, बैंक आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए। आपके फिक्स्ड के टैंजिबल में क्या आ जाते हैं, लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई। फिक्स्ड के इंटैंजिबल में क्या आ जाते हैं, आपके पेटेंट्स आ गए, आपके कॉपीराइट्स आ गए। ये सारी चीजें हमारी होती है एसेट्स के अंदर, करेक्ट। तो अब बात आती है कि आखिर डेफिनेशन क्या बताती है, कि गैप क्या बताता है। द यूएस गैप फ्रेमवर्क डिफाइंस एन एसेट एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये केवल बताता है कि जो एसेट है वो हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि आज हम एसेट खरीद के लाएंगे, उस एसेट से हम क्या करेंगे, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, हम उससे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमें फ्यूचर में जाके इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। वहीं जब बात आती है IFRS की, डिफाइंस एन एसेट और रिसोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू दी कंपनी। यहाँ पे भी ये बताया जाता है कि ये एक रिसोर्सेज, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमको आगे जाके एक इकोनॉमिक फ्लो होने वाला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट इसके एजम्पशंस पे। जो गैप है वहां पे गोइंग कंसर्न आता है। एजम्पशन इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द यूएस गैप फ्रेमवर्क। जब आप पढ़ेंगे ना, यूनिट 1 पढ़ेंगे, वहां पे आप ढेर सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। स्पेशली यूनिट 2 में आएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और गोइंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनीज है, वो बस एंड नंबर ऑफ ईयर्स तक चलती रहेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आज चालू किया और 2 दिन बाद जाके बिजनेस बंद करना है। ये इंटेंशन से कोई काम करना शुरू नहीं होता है। सारे बिजनेसेस जो चल रहे हैं वो बस चलते जाते, उनका कभी नेवर एंडिंग नहीं होता है। चाहे उसके ओनर्स रहे ना रहे, कंपनी चलती रहेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे ना गैप की, अगर ये गोइंग कंसर्न देखते हैं तो यहाँ पे ना कुछ सही से डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी IFRS की। IFRS gives prominence to underlying assumptions such as accrual and going concern. अब accrual क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शंस होंगे आपको वहां पे बताना पड़ जाता है, ठीक है, बुक्स में दिखाना लग जाता है। तो ये हमको कहाँ बताया जाता है, जब आप बात करते हैं IFRS की। चलिए फिर आती है क्या कि फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स है जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है वो वैल्यूड होंगे यूजिंग द कॉस्ट मॉडल। यहाँ पे कॉस्ट मॉडल हम यूज करते हैं। बट जब बात आती है IFRS की, फिक्स एसेट्स द रिवैल्यूएशन मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। IFRS के अंदर हम रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ जाते हैं, जबकि यूएस गैप के अंदर हम लोग जाते हैं अपने कॉस्ट मेथड के साथ। चलिए फिर आता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। यहाँ पे लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज यूज करते हैं। जब बात आती है आपकी IFRS की, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट ही यूज किया जाएगा, केवल और केवल यही 2 चीजें यूज होती है। आइए फिर देख लेते हैं एक बार इंटैंजिबल एसेट्स की। इन गैप एक्वायर्ड इंटैंजिबल एसेट्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। यहाँ पे इंटैंजिबल एसेट्स में कोई भी जो खर्चा होगा उससे हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एट फेयर वैल्यू। बट व्हेन यू टॉक अबाउट IFRS, तो यहाँ पे ओनली रिकॉग्नाइज्ड इफ द एसेट विल हैव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड हैज अ मेजर्ड रिलायबिलिटी। यहाँ पे तभी रिकॉर्ड करना है जब हमें उससे पता चल जाए कि यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, उसी के साथ हम उससे ईजिली मेजर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन गैप एंड IFRS। आई होप सो इसके बाद आपको डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती है कंफ्यूजन फिर होता है, देखिए टॉपिक्स ही ऐसे हैं जहाँ पे हम इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं नहीं जाना है आपको, बस आके यहाँ पे सर्च कर लेना है। रोज एक नया कॉन्सेप्ट आता है, आप उसे देखिए, सीखिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो एक और बात आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिर ये आप क्रैश कोर्स 2.0 कहाँ से एनरोल कर सकते हैं, चलिए आपको बता देती हूँ। आपको बस जाना पड़ेगा अड्डा 247 की साइड में,
यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहला जो ये आएगा, एक ऐप ओपन हो गया गलती से मुझसे, ये आपकी साइट ओपन हो जाएगी। ये आपका ऐसा होम पेज आएगा। इसमें आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको जाना है JIB CIB में। उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है JIB 2024 में। यहाँ पे एक तो आपको महापैक मिल जाएगा, उसी के साथ क्रैश कोर्स 2.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, करेक्ट। तो अभी भी अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आप जाके इनरोल कर लीजिए, बिकॉज अगर अप्रैल चला गया ना तो ये जो आपका प्रमोशन का सपना है ना वो भी डिले हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज केवल बचेगा मई में आप इतना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिलेबस छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ पे आप बस यूज कर लीजिएगा कोड। मैं आपको कोड बता देती हूँ ताकि आपको मिल जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दैट कोड इज, एक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये आपका क्रैश कोर्स खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे बाय नाउ पे जाएंगे तो अभी आपको वैल्यू दिख रही होगी 16,000, मतलब मोटा मोटा 17,000 दिख रहा है। बट जैसे ही आप यहाँ कोड यूज करेंगे Y895 और इसको कर देंगे एंटर, ठीक है। इसको जैसे आप लगाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 79% का डिस्काउंट, जो कि अब हो रहा है 4200 का। प्लस अगर आपको एक और % का डिस्काउंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज अड्डा ऐप। जैसे ही आप वो ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू इसको परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 1% का और डिस्काउंट हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ बैच में आपको हर चीज मिलने वाली है। अगर पहले भी आपने पढ़ा, आपको फिर से रिविजन चाहिए तो वेल एंड गुड, आपके लिए तो बेस्ट बैच है। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे को क्रैश कोर्स करके ही निकालना है, पहले मैंने सेल्फ स्टडी कर चुका है, तो ये आपके लिए अगेन बेस्ट कोर्स आता है। चलिए, तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। और इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।